हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RSD ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं इस क्लास में आपको सितंबर माह के पाक्षिक प्रश्न पत्र जीव विज्ञान 12वीं का असाइनमेंट के आंसर्स जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले आंसर्स आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा पाक्षिक प्रश्न पत्र क्रमांक 4 माह सितंबर 2021 कक्षा 12वीं और विषय है हमारा जीव विज्ञान। इसमें पूर्णांक है आपके 30। टिप दी गई है इसमें कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न है इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक पर 1 अंक आवंटित है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, न्यूक्लियोटाइड किन घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, और जिसमें फॉस्फेरिक जो ग्रुप है, फॉस्फेरिक एसिड जो होता है वो इंडिविजुअल है, जबकि न्यूक्लियोसाइड जो होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से समझा सकती हूँ कि जैसे न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें दिया हुआ है आपका, देखिए न्यूक्लियोटाइड है ना, टाइड जो होगा वो न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बनाया है और न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन बेस और शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका कंपोनेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड। या आप इसमें तीन टाइप से लिख सकते हैं, एक होता है नाइट्रोजन बेस, एक होता है शुगर और एक होता है फॉस्फोरिक ग्रुप। ये भी तीन आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीवाणु भोजी में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो जीवाणु भोजी में DNA ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये प्रूफ किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक कोड की कुल संख्या कितनी होती है। जेनेटिक कोड में 3-3 का पेयर होता है। ठीक है, लेकिन उसमें टोटल जो होते हैं कोड करने के लिए जो कोडों की संख्या होती है वो होती है 64। ठीक है, UTR या अनट्रांसलेटेड रीज़न हम किसको बोलते हैं। देखिए UTR क्या है, ये अनट्रांसलेटेड जो ट्रांसलेट नहीं होता। ठीक है, ऐसा रीज़न जहाँ पे हम मैसेज को या जो कोड होते हैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, तो वो रीज़न जो कहलाता है वो अनट्रांसलेटेड रीज़न होता है। तो mRNA में UTR प्रेजेंट होता है। ठीक है, mRNA का एक एडिशनल सीक्वेंस होता है जो कि ट्रांसलेट नहीं होता है। अब ये कहाँ पर होता है, जो DNA का हेलिकल स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो उसमें जो 5 एंड और 3 एंड होता है, जिसमें वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में वो जुड़े हुए होते हैं ना, तो 5 एंड की स्टार्टिंग में जहाँ पे कोडॉन होने वाला है उसके कोडॉन से पहले और 3 एंड में, जैसे अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे ख़त्म होता है ना, तो 5 एंड पे जहाँ से स्टार्ट होने वाला है कोडॉन उसके पहले और 3 एंड जहाँ पर कोडिंग ख़त्म हो गई और उसके बाद का जो स्पेस होता है, उसके बाद का जो स्थान होता है वो कहलाता है अनट्रांसलेटेड रीजन, जहाँ पे ट्रांसलेशन संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण कराया जाता है। ठीक है, तो टाइफाइड ज्वर की पुष्टि के लिए वाइडल टेस्ट कराया जाता है जो आर्द्र ज्वर का अनुमानित निदान में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टीकाकरण किसे कहते हैं। शरीर में रोग कारकों का कृत्रिम रूप से प्रवेश कराना टीकाकरण कहलाता है। प्रश्न 7वां है, एक अणु जो प्रतिरक्षण उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। एक अणु जो प्रतिरक्षण उत्पन्न करता है उसे प्रतिजन यानी एंटीजन कहते हैं। ठीक है, प्लेग का टीका किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। तो प्लेग का टीका वाल्डमैन हाफकिन, ठीक है, इन 1897 में खोजा गया था, के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 9 और 11 जो है वो अति लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, न्यूक्लियोसोम क्या है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में 8 हिस्टेडिन प्रोटीन से बनी कोर और उस पर लिपटे DNA से बनी इकाई जो मनकों की माला के रूप में दिखाई देती है उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तो शायद आप लोग जानते होंगे, 11th से पढ़ा आपने। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्रोटीन होता है, जो हिस्टेडिन प्रोटीन होता है, उसके कोर पर
ठीक है, जो उस पर जो लिपटा हुआ डीएनए होता है, ठीक है, जो प्रोटीन हिस्टिडीन प्रोटीन है जो बनी हुई होती है, ठीक है, जो वो प्रोटीन है डीएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो उस डीएनए में जो बीड्स जैसे कि माला जो मोतियों से मिलकर बनी होती है, तो उसमें जो मोती जैसा दिखते रहते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में एडेनिन का प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो आपको दिया गया है साइटोसिन का परसेंट 20%। ठीक है, अब आप इसमें पढ़ेंगे चार ग्राफ का रूल। चार ग्राफ का नियम कहता है कि A+D=C+T। ठीक है, अगर डीएनए का सीक्वेंस है तो उसमें जितना एडेनिन और ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन और थाइमिन भी होगा। ठीक है, एडेनिन ग्वानिन यहाँ पे क्या है, प्यूरिन है, और साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पैरामिडिन्स होते हैं। ठीक है, जो दोनों को हम बोलते हैं नाइट्रोजनी बेस। ठीक, डीएनए में मैंने अभी बताया न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनी बेसिस जो होते हैं वो भी होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेस AT एंड GC। ठीक है, मतलब ये नाइट्रोजन बेस, जैसे प्यूरिन बोलते हैं हम एडेनिन और ग्वानिन को, लेकिन एडेनिन जो है वो एक प्यूरिन एक पिरामिडिन से क्या करता है, पेयर करता है। तो एडेनिन हमेशा पेयर करता है थाइमिन के साथ। ठीक है, और ग्वानिन का पेयर होता है साइटोसिल्क के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको प्रश्न में दिया है साइटोसिल्क का जो परसेंटेज है वो कितना है, 20 है, दैट मीन्स ग्वानिन का परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन का कंपोजिशन जो रहता है, जो जितना प्यूरिन होगा जो उसके साथ पेयर किया है पैरामिडिन उसके समान होता है। तो बचा कितना, एडेनिन और थाइमिन बचा, तो 20, क्योंकि प्यूरिन का 50% होगा और पैरामिडिन का 50% होगा। ठीक है, तो अगर ग्वानिन ग्वानिन अगर 20% है तो प्यूरिन में दूसरा क्या बचा, एडेनिन बचा, तो एडेनिन का कितना परसेंट होगा, 30%। वैसे ही साइटोसिन अगर 20 दिया हुआ है तो थाइमिन कितना होगा, 30%। तो इसका मतलब एडेनिन का परसेंट यहाँ पे कितना निकलेगा, 30%। ठीक है, तो उस डीएनए में एडेनिन कितने होंगे, 30%। तो टोटल आप कर लेंगे तो 50-50 100% हो जाएंगे इसमें, मतलब किसका, नाइट्रोजन बेस का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक और द्वितीयक लसिका अंगों का नाम लिखिए। ठीक है, प्राथमिक लसिका अंग होता है लसिका अंग होता है अस्थि मज्जा और थाइमस। ठीक है, और द्वितीयक लसिका अंग होता है टॉन्सिल और अपेंडिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न प्रश्न क्रमांक 12 व 13 लघु उत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न है, अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रभावों के हानिकारक प्रभाव की सूची बनाइए। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम। देखिए, अल्कोहल का प्रभाव है, तो अल्कोहल से क्या हो सकता है, उसका अधिक प्रयोग से हृदयघात उत्पन्न होता है, क्योंकि यह धमनी की दीवारों में फैलकर शीघ्र ही खुरदुरी और उसे भंगुर बना देता है, और इसकी सतह पर अल्कोहलिक वसा का जमाव होने लगता है जो हृदयघात का कारण बनता है। ठीक है, जो धमनी और शिरा जो आप जानते हैं हार्ट में है, तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल के कारण वो एरिया जो रहता है वो कैसा हो जाता है, खुरदुरा हो जाएगा, और वहाँ पे फैट जो है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होने लग जाता है, हृदयघात हो सकता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड बोलता है, यह सबसे ज़्यादा लीवर को क्षति पहुंचाता है, जिसे लीवर सिरोसिस उत्पन्न हो जाता है, मतलब लीवर का क्षय होना जिसको कहते हैं। अगला है, अल्कोहल गैस्ट्राइटिस का भी रोगी बनाता है। ठीक है, फिर उसमें ड्रग्स भी पूछा है कि ड्रग या मादक पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ड्रग्स हम जैसे हम मेडिसिन के फॉर्म में भी बहुत सारे ड्रग यूज़ करते हैं, तो जब कभी हम निद्राकारी या आरामदायक दवाइयाँ जैसे ड्रग्स का डेली यूज़ करेंगे तो वो मानसिक अवरोध उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ऑपिएट नार्कोटिक्स ड्रग जो रहता है वो ब्लड प्रेशर, श्वसन बंधिता या फिर हेपेटाइटिस को बढ़ावा देते हैं। ये सभी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये डिप्रेशन को भी पैदा करता है, अवसाद जिसको कहते हैं हम। ठीक है, ड्रग्स जितना ज़्यादा आप ड्रग्स लेते जाते हैं तो उतने ज़्यादा डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें 8वां प्रश्न है, मेटास्टेसिस क्या होता है। ठीक है, मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस आप याद रखिएगा कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है, अर्बुद कोशिकाएं यानी ट्यूमर
ठीक है। ट्यूमर जो सेल्स होती हैं वो सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती रहती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी विभाजन होता रहता है और ये जल्दी जल्दी वर्धित होती रहती, कल्चर्ड होती रहती, जल्दी जल्दी बनती रहती हैं, ठीक है, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों को सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं, क्योंकि इन्हें जैसे जल्दी जल्दी सेल्स बन रही हैं तो बनने के लिए उसको उतनी ही क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो जो सामान्य सेल्स होती हैं उनसे वो पोषक तत्वों को ग्रहण करने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे आवर्तों से यानी ऐसे ट्यूमर से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती हैं, ठीक है, और ये वो जहाँ जाती है नए ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो इसे हम ये प्रोसेस जो रहती है वो क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस कहलाती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, जो ट्यूमर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और एक्टिव होने के कारण ये क्या करते हैं कि नए सेल्स बनाने के लिए दूसरे सेल्स से क्या कर लेते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, और फिर जो बचा हुआ रहता है वो उस जगह में चला जाता है, और खाली जगह में ये जाते जाते हैं, और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ नए नए ट्यूमर का फॉर्मेशन करते जाते हैं। ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं ना ट्यूमर्स, जो एक कम हानिकारक होते हैं और एक ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, mRNA और tRNA की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इनमें हम लक्षणों के आधार पर इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। mRNA और tRNA, mRNA मतलब मैसेंजर RNA और tRNA मतलब ट्रांसफ़र RNA। इसकी स्थिति देखें तो ये क्या होते हैं, यह कोशिका द्रव राइबोसोम से जुड़े हुए पाए जाते हैं, मतलब ये राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं mRNA, ठीक है। और ये जो रहते हैं स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में स्वतंत्र और राइबोसोम में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से होते हैं, कौन, ट्रांसफ़र RNA। इसकी जीवन अवधि देखें हम तो क्या है, सबसे कम यानी 2 से 4 मिनट की होती है, और ये प्रोटीन, ठीक है, अनुवादक के पश्चात विघटित हो जाते हैं। जैसे ट्रांसलेशन होता है, mRNA का प्रोसेस ही होता है ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो 2 से 4 मिनट का ही इसका होता है mRNA की जो जीवन अवधि होती है। जैसे ही ट्रांसलेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, ठीक है। जबकि tRNA जो रहती हैं उनकी जीवन अवधि काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। इनका फंक्शन देखें तो मैंने बताया कि ट्रांसलेशन का काम करते हैं, तो इनका मेन क्या होता है, प्रोटीन ट्रांसलेशन को, सूचनाओं को वो डीएनए से प्राप्त करके कोशिका द्रव में आकर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है। जबकि tRNA का क्या काम होता है, ये एक्टिव अमीनो एसिड को प्रोटीन के निर्माण के लिए साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हमने देखा ये कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव में होते हैं ना। तो कोशिका द्रव में जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वहाँ से राइबोसोम तक के किसको लेकर आते हैं, एमिनो एसिड, जो एक्टिव एमिनो एसिड्स होते हैं उनको लेकर आते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, क्योंकि प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है ना। तो उस अमीनो एसिड को कहाँ तक लाने का काम करते हैं, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक लाने का काम करते हैं, कौन, ट्रांसफ़र RNA, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है आपका अथवा का है, जेनेटिक कोड क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, mRNA अणु में उपस्थित नाइट्रोजन बेस का जो क्षारकों का जो क्रम है, जो कि अपने अंदर प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के लाने और जोड़ने हेतु सूचनाओं को संचित रखता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि mRNA का काम क्या होता है, मैसेज पहुंचाना, ठीक है, और ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो मैसेज पहुंचाता है, तो जो mRNA में उपस्थित जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है, उनके जो कि अपने अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाले हैं, तो जो एमिनो एसिड को जो लाएगा या जोड़ेगा, कितने उसमें क्या हुए, ऐड हुए एमिनो एसिड, तो फिर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, कितने आए कितने गए, तो उसका जो पूरा सूचना जो रखता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। जिस जो पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है, एमिनो एसिड्स की, तो वो क्या कहलाता है, जेनेटिक कोड, ठीक है। अब जेनेटिक कोड जो रहता है, अब इसका पहले क्वेश्चन था जेनेटिक कोड की संख्या कितनी होती है, एक नंबर के क्वेश्चन में था, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो जेनेटिक कोड की संख्या कितनी होती है, 64, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था उसी टाइम कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, 3-3 के ग्रुप में होते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता ये है कि ये ट्रिपलेट प्रकृति के होते हैं, 3-3 के रूप में या त्रिक रूप में हम बोल सकते हैं इसको, इसकी प्रकृति होती है, जो mRNA पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। सेकेंड बोलता है कि ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, अर्थात एक अमीनो अम्ल के कोडॉन द्वारा एक ही अमीनो अम्ल का निर्धारण जो है वो नहीं, एक से अधिक अमीनो अम्ल का निर्धारण जो है वो नहीं होता है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब
एक दूसरे में ओवरलैप नहीं होते कि अगर ये कोडॉन ये कोड बता रहा है कि ये अमीनो एसिड के लिए है तो वही कोड जो है वो दूसरे के लिए नहीं बताएगा, मतलब वो एक से ज़्यादा के लिए नहीं यूज़ होता है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है, थर्ड पॉइंट बोलता है कि कोडॉन स्पष्ट होते हैं, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बोलती इसी में ही है आपके, इसकी विशेषताएं हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के आरंभिक कोडॉन AUG, कभी कभी GUG भी होता है, ठीक है, जो कि मिथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का जो आरंभिक कोडॉन होगा जेनेटिक कोड में वो AUG होता है जो कि मिथियोनाइन को कोड करता है। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक कोड जो रहते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, तो आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 14 और 15 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, जिस पर 5 अंक आवंटित है। क्वेश्चन है 14, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और DNA की द्विकुंडली मॉडल की संरचना का सचित्र वर्णन करो, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ देखिए DNA क्या है, पहले तो DNA क्या होता है, DNA क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, प्यूरिन और पिरामिडिन होता है। और शुगर इसमें होता है, क्योंकि ये DNA है इसलिए इसको हम डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलेंगे, और RNA होता तो राइबोज शुगर होता, ठीक है। और होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब DNA का क्वेश्चन ये है कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो DNA का जो मॉडल है वो JD वॉटसन और FHC क्रिक 1953 में DNA के अणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए DNA का डबल हेलिकल मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है DNA मॉडल की निम्न विशेषताएं, DNA मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो आप ना इसको देखिए, मैं आपको इसको स्ट्रक्चर से समझाते जाती हूँ। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको इसको स्ट्रक्चर से समझाऊंगी। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हेलिक्स, DNA हेलिक्स, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा ये थोड़ा धुंधला है आपके लिए, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें इसकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है कि DNA का अणु 2 समानांतर स्टैंड या फिर या धागे नुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन का बना हुआ होता है, जो कि केंद्रीय अक्ष में घूमकर सर्पिलाकार डबल हेलिक्स बना लेता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से सर्पिलाकार होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा वो बनाता है, ठीक है। घूम करके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो रहता है वो बनाता है। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में अनेक न्यूक्लियोटाइड जो रहते हैं वो सीक्वेंस में उपस्थित होते हैं। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और वो किस फॉर्म में होंगे, न्यूक्लियोटाइड के एक सीक्वेंस में बने होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स इसके पहले भी मैंने कई बार बताया न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो गए, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है DNA स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियोटाइड जो रहेंगे वो कैसे होते हैं, एक सीक्वेंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इस प्रकार बने न्यूक्लियोटाइड जो रहते हैं उसमें फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शुगर एकांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। इसका न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ होता है, राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो रहता है इसमें एक सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इन दोनों श्रृंखलाओं में नाइट्रोजन बेस जो रहता है, नाइट्रोजन बेस AT, ये देखो इसमें क्या होता है, A जो रहेगा एडेनिन जो रहेगा वो किससे जुड़ता है, थाइमिन से, ठीक है। और ग्वानिन जो रहता है वो किससे जुड़ता है, साइटोसिल से, ठीक है। इनके बीच में इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कि अंदर की ओर देखो इसमें आपका जो हेलिक्स दिख रहा है ना इस स्ट्रक्चर में, तो देखिए इस हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन बेस जो है वो जुड़े हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, और थाइमिन फिर एडेनिन से, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है
ग्वानिन साइटोसिन या साइटोसिन ग्वानिन लिखा है, सॉरी, है ना। तो ये इस टाइप से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें क्या बोलता है कि दोनों श्रृंखला में जो मतलब ये प्यूरिन और पिरामिडिन जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर की ओर आमने सामने रहते हैं तथा डीएनए की सीढ़ीनुमा संरचना बनाते हैं। ये कहाँ रहते हैं? अंदर की साइड रहते हैं। देखिए ये हेलिक्स स्ट्रक्चर आपने देखा था ना, ठीक है, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर था। तो इस हेलिक्स स्ट्रक्चर में अंदर की साइड पे, ठीक है, अंदर की साइड पे ये क्या रहते हैं आपके, ये एडेनिन ग्वानिन उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस बाहर की तरफ डीऑक्सी राइबोज शुगर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा बड़ा करके बताऊं, जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा बड़ा करूं, लार्ज करूं, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, ये जो बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि अंदर की साइड पे क्या है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें अंदर की साइड पे होते हैं, और ये जो रहते हैं प्यूरिन्स और पिरामिडिन एक दूसरे से शुगर के द्वारा, ये जो दिया हुआ ना SS लिखा हुआ है, ठीक है, शुगर से, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उससे जुड़े हुए होते हैं। अब ये चूंकि ये पेंटोज शुगर है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर 5 है, ऐसा बना हुआ है ना, ये ऐसा पेंटोज शुगर है ये, इसलिए इस टाइप से बना हुआ है। तो ये प्यूरिन और पिरामिडिन जो रहते हैं अंदर हैं, और बाहर साइड उसके क्या प्रेजेंट होते हैं, शुगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस शुगर, ये जो शुगर है वो बाहर से किससे जुड़े हुए होते हैं, पी, यहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, ये पी जो आपको बताता है फॉस्फेट को बताता है, ठीक है। तो ये जो रहता है फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि इस यूनिट में क्षार का जो क्रम होगा वो कैसा होगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है जो क्षार का जो क्रम होता है, एक यूनिट में क्षार का क्रम एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस प्रकार का होगा। तो दूसरा क्रम जो रहेगा एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, और थाइमिन के साथ एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, इस प्रकार के क्रम में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मतलब एक अगर हेलिक्स का एक हेलिक्स, मतलब डबल हेलिक्स है ना, ये ना, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक हेलिक्स में अंदर एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन है, तो जो दूसरा हेलिक्स जो जुड़ेगा, सर्पिलाकार जुड़ा रहता है, उसमें थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच का जो बॉन्ड देखिए, एडेनिन और थाइमिन होगा, या थाइमिन या एडेनिन होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एडेनिन या थाइमिन एडेनिन जो जुड़े हुए होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जबकि साइटोसिन ग्वानिन या फिर ग्वानिन साइटोसिन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जो है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। दोनों श्रृंखला में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहते हैं वो दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर इसे गर्म किया जाए तो ये टूट सकते हैं, एक दूसरे से जो रहते हैं वो अलग किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों श्रृंखला में पिरिडीन तथा प्यूरिन की क्षारकों की मात्रा जो रहती है वो बराबर होती है। जितना एडेनिन होगा, ठीक है, उतना ही थाइमिन होगा, और जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। इसके पहले के आपके क्वेश्चन एक थे कि अगर 20% साइटोसिल है तो एडेनिन की मात्रा आप ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था आपका। तो इससे ही प्रूफ होता है, मतलब आप जानते हैं, अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, वाटसन क्रिक ने जिसको प्रूफ किया कि जिसमें जितनी अगर एडेनिन होगी, है ना, उतने ही थाइमिन होगा। एडेनिन क्या है आपका, प्यूरिन्स है, जबकि थाइमिन पिरामिडिन्स होते हैं। तो प्यूरिन और पिरामिडिन क्षारकों की मात्रा बराबर होगी, ठीक है। अगला इसमें ये बताता है कि एक क्षारक श्रृंखला का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 3-5- की दिशा में, जबकि दूसरा जो रहता है 5-3- की दिशा में होता है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में अगर ये वाला स्ट्रक्चर में स्टार्ट अगर 3- से होगा तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर 5- होगा, ठीक है। ये वही चीज़ को बता रहा था, ठीक। अगला बोलता है ये कि डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। मतलब अगर आप इसको देखें, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, बट एक हेलिक्स का जो ये बना यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो इसका डायमीटर होगा वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग का होता है, ठीक है। अगला ये कहता है कि इसमें नाइट्रोजन बेस क्षारकों की जोड़ी आपस में 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग दूरी पर होती है। अब नाइट्रोजन बेस क्षार कहाँ होते हैं, ये पूरे स्टैंड पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये जो प्रेजेंट दिख रहा है, तो ये क्या होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग का होता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट से बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये अथवा का क्वेश्चन है। देखिए, मानव जीन परियोजना क्या है? मानव जीन परियोजना क्या होती है? इसको हम जीनोम परियोजना भी बोलते हैं। ठीक है, इसे यह परियोजना 1990 में प्रारंभ की गई थी। ठीक, तथा इसकी प्रथम ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है 12 फरवरी 2001 में जारी किया गया। और इसमें पहले माना जाता था कि प्रत्येक कोशिका या मानव कोशिका में लगभग 1 लाख क्रियात्मक जीन्स होते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से थ्योरेटिकली ये माना गया कि केवल 30,000 जीन्स जो होते हैं प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि देखो मतलब ये आपका ये जो है मानव जीन परियोजना या शॉर्ट नोट का है 5 नंबर का, तो ढाई नंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप इसका उद्देश्य, इसके विधियाँ या फिर इसके गुण जो है, विशेषता, आप इतना लिख सकते हैं, या ना चाहें तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट ना देकर इसका उद्देश्य क्या है, मानव जीन परियोजना का उद्देश्य और उसकी विशेषता, बस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम याद किया जाता है किसके द्वारा, कि जो हम जीनोम परियोजना से, मानव जीनोम परियोजना या जीन परियोजना से हम क्या ज्ञात करना, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है उसको ज्ञात करना। ठीक है, और उस जीनोम का डेटाबेस तैयार करना, जिससे हमको डेटाबेस अगर हमको मिल जाएगा तो हम जीनोम के जो संरक्षण के लिए जो भी हम उपकरण हैं वो बना सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं कि हम उसका संरक्षण कैसे करें उस जीनोम का। ठीक है, अगला ये है कि मानव जीनोम से संबंधित सामाजिक और कानूनी पहलू पर विचार एवं मतों का एकत्रीकरण जो है वो भी हम इस जीन परियोजना के द्वारा कर सकते हैं। जीन परियोजना के लिए हम 2 प्रकार की विधि प्रयोग में लाते हैं, एक व्यक्त अनुक्रम घुंडी विधि और एक होता है अनुक्रम टिप्पणन विधि। इसकी विशेषता क्या है कि मानव जीनोम में लगभग 31,649 करोड़ क्षार होते हैं। मानव जीनोम के सबसे बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति क्रम में होता है। ठीक है, अगला ये है कि इसमें आनुवंशिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। इसकी सहायता से वंशानुगत बीमारियों की पहचान को स्थापित किया जा सकता है और ट्रांसजेनिक जीवों का विकास किया जा सकता है। और डीएनए हाँ, इतना इसका प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टी क्या बताता है कि देखिए, इसमें अगर हम जीन को हम क्या कर लें, उससे हम ये पता कर लें कि किस टाइप के जीन्स हैं, तो बहुत सारी जितनी भी अनुवांशिक बीमारी हो सकती है तो वो हम उसका सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं, क्योंकि इससे हम जीनोम के न्यूक्लियोटाइड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे देखा था ना हमने, न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो है वो बता सकते हैं, जो जीनोम है उसका डेटाबेस निकाल सकते हैं। तो हम जो भी बीमारी है, जो लंबे समय से जेनेटिकली बीमारी है वो कैसे हो रही है उसका पता हम इसके द्वारा लगा सकते हैं। वंशानुगत बीमारियों की पहचान भी इसके द्वारा की जा सकती है और ट्रांसजेनिक जीवों का विकास जो है वो भी इसके द्वारा संभव है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप की उपयोगिता लिखिए। ठीक है, फिंगरप्रिंट जिसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है कि किसी भी संतान के सही माता पिता की पहचान इस विधि द्वारा की जाती है। संदिग्ध माता पिता के बच्चों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से उनके सही माता पिता जो है वो प्रमाणित किए जा सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग आप जानते भी हैं, फिंगरप्रिंट्स का यूज़ आपने देखा भी होगा कई बार। आपराधिक मामलों में भी फॉरेंसिक प्रयोगशाला में ये प्रयुक्त किए जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मृत लावारिस लाशें जो होती हैं या व्यक्ति होते हैं उनकी सही जानकारी जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से की जाती है। आनुवंशिक परामर्श प्रदान करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ में आते हैं। और सूक्ष्म जीवों में प्रभेदों के लिए, मतलब बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो उसमें डिफ्रेंशिएट बताने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका हैजा टिटनेस, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है आपका। हैजा टिटनेस टाइफाइड क्षय रोग तथा हाथी पाँव रोग जनक के नाम बताइए और उनके 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। देखिए, हैजा क्या है, तो हैजा जो बैक्टीरिया से होता है, इसका जो रोगजनक कारक है वो है विब्रियो कॉलरी। ठीक है, इसका लक्षण है उल्टी, दस्त इस रोग का विशिष्ट लक्षण होता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है और कमजोरी उत्पन्न होती है। दूसरा है टीटनेस। टीटनेस क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है, इसका लक्षण क्या है कि खुजली होती है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये डालता है मांसपेशियों पे ही, उसमें सूजन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, ये इसके लक्षण है। मांसपेशियों में जकड़न होता है, पूरा दर्द बढ़ने लगता है। ठीक है, और अगला है आपका टाइफाइड।
टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, जिसका लक्षण है कि बुखार, कमजोरी, सिर दर्द और बदन दर्द। दूसरा है इसमें नाड़ी गति जो रहती है वो धीमी पड़ जाती है। सब बहुत सारे टाइफाइड के लक्षण हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्षय रोग, क्षय रोग क्या होता है, किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। ठीक है, ये आप ठीक कर लीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, इसका लक्षण है ये है कि बुखार और वजन कम होना, थकान और भूख ना लगना, जुकाम, ये आदि जो है इसके प्रमुख लक्षण हैं। हाथी पाँव क्या होता है, ये क्या है, एक इसको हम बोलते हैं फाइलेरिया, जैसे फाइलेरियोसिस भी कहते हैं, या फाइलेरिया या हाथी पाँव जो है वो इसका कॉमन नेम है। अब ये जो रहता है किसी जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, ये कृमि होता है जिसका नाम है वुचेरिया ब्रैंकॉफ्टी। ठीक है, जिसका लक्षण क्या है कि लिम्फ वाहिनियों पर परजीवी पहुंचकर लिम्फ तंत्र को बंद कर देता है, जिससे इसमें पैर जो रहते हैं वो फूल जाते हैं, इसलिए इसको हम हाथी पाँव बोलते हैं, पैर जो रहते हैं फूले फूले रहते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये किसको इफेक्ट करता है, ये यकृत, प्लीहा और स्क्रॉटम में भी सूजन पैदा कर देता है। ठीक है, उसकी ये उसमें भी उसका लीवर या प्लीहा जो रहता है वो सब भी जो क्या होता है उसमें सूज जाता है हाथी पाँव में, जो कि ये क्रीमी डिजीज़ होती है। ठीक है, इसका 8वां क्वेश्चन है बी सेल्स और टी सेल्स, टिप्पणी लिखो है, बी सेल्स और टी सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं WBC, देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC या लिम्फोसाइट्स जिसको बोलते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रमुख कोशिकाएं हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है WBC, जो कि क्या करता है, हमारी एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ठीक है, बेसिकली प्रतिरक्षा प्रणाली का बहुत ही विशेष कोशिकाएं होती हैं ये। ठीक है, इसके अंदर का भाग होता है टी सेल्स और बी सेल्स। ठीक है, दोनों ही कोशिकाएं स्टेम कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, जो कि भ्रूण जब स्टार्टिंग टाइम होता है तो वो लीवर में डेवलप होती हैं, और जब वो वयस्क हो जाती तो अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं, दोनों बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। ठीक है, इसमें टी कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, जो कि प्रतिरक्षा करना होता है, कोशिकाओं की प्रतिरक्षा करना होता है, जबकि बी कोशिकाएं जो रहती हैं प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर दूसरी टिप्पणी है आपकी, सहज प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा मतलब क्या होती है, हम जैसे अगर हमको जब चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी कभी कभी सेल्फ रिपेयर करती है ना अपने आप को, है ना, तो उसमें तो सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा है। तो इसको ऐसे समझते हैं, जब किसी जीव में परजीवी संक्रमण का प्रतिरोध करने की क्षमता जो रहती है वो प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, जो 2 प्रकार की होती है, एक सहज होती है और एक उपार्जित होती है। सहज मतलब जो स्वयं होती हैं, और उपार्जित मतलब जब हम किसी के द्वारा लेते हैं, जब हम दूसरे चीज़ें अपने बॉडी में इंड्यूस करते हैं या फॉरेन कुछ इंड्यूस करते हैं, और उसके बाद जब हमारे में एंटीबॉडी डेवलप होती है, ठीक है, तो वो कहलाती है उपार्जित। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सहज प्रतिरक्षा क्या है, यह किसी भी जंतु द्वारा नॉर्मल कंडीशन में बिना किसी बाहरी उद्दीपन के संक्रमण के कारण अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसको बोलेंगे हम नॉर्मल प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा। ठीक है, ये प्रजाति प्रतिरक्षा, रेशियल प्रतिरक्षा और व्यक्तिगत प्रतिरक्षा जो रहते हैं उस टाइप में डिवाइडेड है। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, जब कोई जीव किसी बाहरी साधनों में ऐसी शारीरिक क्षमता उत्पन्न करता है कि वह बाहरी संक्रमण से लड़ सके, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो रहती है वो उपार्जित है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही है कि अगर हम इसमें यदि हम इसमें क्या कर दें कि बाहर से कोई ऐसे साधन जो है वो शरीर में डालते हैं, जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षक क्षमता जो रहती है वो बढ़ा दी जाती है, जिससे वो जब अगर कोई जीव उस पर अटैक किया है तो उसमें लड़ने की क्षमता वो डेवलप कर सके, तो उसे हम बोलेंगे उपार्जित प्रतिरक्षी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पाक्षिक प्रश्न पत्र जो है सितंबर माह का 4 नंबर का बायो का 12th क्लास का आपका आंसर असाइनमेंट का आंसर्स कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आप जितना ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करेंगे हमें और भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच।